नमस्कार, आज है 20 जुलाई, दिन बुधवार। वक्त हो गया है जी बिजनेस की बहुत ही खास पेशकश इंडिया 360 का। मैं हूं दीपक डोभाल। दिन भर की बड़ी खबरों का 360 डिग्री एनालिसिस करेंगे आपके फेवरेट शो में, जो है बिजनेस जगत का नंबर 1 प्राइम टाइम शो। लेकिन सबसे पहले वो खबरें देख लेते हैं जो बनी हैं आज की सुर्खियां। कर्ज में डूबी किशोर बियानी की कंपनी फ्यूचर रिटेल दिवालिया हुई घोषित। एनसीएलटी मुंबई ने कंपनी के खिलाफ इंसॉल्वेंसी की अर्जी को किया मंजूर। लगातार चौथे दिन दौड़ा बाजार, करीब दोहरे शतक के साथ निफ्टी 16,500 के पार हुआ बंद। सेंसेक्स में 600 अंक उछाल, 55,400 के करीब बंद। आईटी, मेटल और एफएमसीजी शेयरों में तेजी ज्यादा। सरकार लेकर आई ई कॉमर्स का यूपीआई। ओएनडीसी पर बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ जुड़ेगी पड़ोस की दुकान भी। इंडिया 360 में समझाएंगे आपको ओएनडीसी क्या है, ये कैसे आम ग्राहकों और कारोबारियों के लिए मुहैया करवाएगा आसान और सस्ता कारोबार। यूरोपीय देशों में गर्मी का तांडव, ब्रिटेन में पिघला रनवे, टूट गई सड़कें। हीट वेव से 1700 से ज्यादा की मौत। वैज्ञानिक बोले जलवायु परिवर्तन का असर। इंडिया 360 में बताएंगे क्यों और कैसे यूरोप पर टूटा है गर्मी का कहर, और क्या ये धरती के बदले की आग है। रानिल विक्रमसिंघे चुने गए श्रीलंका के नए राष्ट्रपति। 134 वोटों के साथ श्रीलंका की संसद ने लगाई मुहर। लेकिन सवाल अब भी बरकरार, क्या लंका में लगी आग बुझा पाएंगे रानिल? जी बिजनेस जो मुहिम चला रहे हैं बहुत अच्छी चला रहे हैं, इसकी वजह से लोगों को अवेयरनेस हो रहा है। जी बिजनेस के ऑपरेशन डीमैट डाका का बड़ा असर। मुंबई पुलिस ने निवेशकों के डीमैट में सेंधमारी कर शेयर लूटने वाले गैंग को किया गिरफ्तार। और ट्विटर पर ऑपरेशन डीमैट डाका की धूम। ट्विटर पर करीब 5 करोड़ इंप्रेशंस और 30 लाख के पार हुई रीच। हर जगह मिल रही है सराहना। तो ये थी सुर्खियां। अब आपको बताते हैं सुबह से लेकर शाम तक क्या हुआ, कैसे खबरों का सिलसिला आगे बढ़ रहा था। सुबह से शाम का अपडेट अब आपको देते हैं। तो आज सुबह से ही भारी बारिश की खबरें तमाम टीवी चैनल्स पर छाई रही। आज सुबह उत्तर प्रदेश के लखनऊ और कानपुर समेत कई हिस्सों में जमकर बारिश हुई। मौसम विभाग ने 23 जुलाई तक हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में गरज के साथ भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। साथ ही मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भी भारी बारिश की संभावना जताई गई। इसी बीच पश्चिम बंगाल की एक खबर अचानक सुर्खियां बन गई। खबर आई कि हावड़ा जिले के घुसुडी इलाके में जहरीली शराब पीने से 6 लोगों की मौत हो गई। कई लोग बीमार हो गए। हालांकि पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मौत के कारणों का खुलासा करने की बात कही। इधर पुलिस ने शराब की दुकान के मालिक प्रताप कर्माकर को गिरफ्तार कर लिया। दोपहर के करीब सोनिया गांधी से जुड़ी खबर भी सुर्खियां बनी। खबर आई कि कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से कल ईडी पूछताछ करने वाली है। इस मामले को कांग्रेस पार्टी मुद्दा बनाने की तैयारी में है और इसके लिए कल बड़े शक्ति प्रदर्शन की तैयारी भी है। नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी से ईडी की टीम पूछताछ करेगी। इधर शिवसेना संकट पर सुप्रीम कोर्ट में अब अगली सुनवाई 1 अगस्त को होगी। आज हुई सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों से हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा। शिंदे गुट की ओर से वकील हरीश साल्वे ने कहा कि दल बदल का मामला नहीं बनता है। दल बदल तब होता है जब आप किसी और के साथ जाते हैं। साल्वे ने कहा कि जो लीडर 20 विधायकों का समर्थन भी हासिल नहीं कर सका, वो मुख्यमंत्री कैसे रह सकता है। उद्धव गुट की ओर से पेश कपिल सिब्बल ने कहा कि अगर शिंदे की याचिका सुनी गई तो एक चुनी हुई सरकार गिराई जा सकती है। दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर जरूरी हुआ तो कुछ मुद्दे बड़ी बेंच यानी संवैधानिक बेंच को भेजे जा सकते हैं।
सॉल्ट न्यूज के को फाउंडर मोहम्मद जुबैर को सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में दर्ज सभी 6 मामलों में अंतरिम जमानत दे दी है। यह खबर भी आज सुर्खियों में छाई रही। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने यह भी कहा कि जुबैर पर दर्ज तमाम एफआईआर को एक साथ जोड़कर एक साथ जांच की जाए। कोर्ट ने सभी एफआईआर दिल्ली पुलिस को ट्रांसफर करने के आदेश भी दिए हैं। कोर्ट ने जुबैर की जमानत पर शर्तें लागू करने की मांग खारिज कर दी। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि एक पत्रकार को कैसे बता सकते हैं कि वो क्या लिखे। इससे पहले कोर्ट में यूपी पुलिस ने दावा किया कि जुबैर कोई पत्रकार नहीं है, वो सिर्फ एक फैक्ट चेकर है। जुबैर ऐसा ट्वीट पोस्ट करते हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल हो। जो ट्वीट सबसे ज्यादा वायरल होता है उसका पैसा ज्यादा मिलता है। इधर दिल्ली हाई कोर्ट ने होटल और रेस्टोरेंट को सर्विस चार्ज पर बड़ी राहत दे दी है। कोर्ट ने केंद्र सरकार की ओर से सर्विस चार्ज हटाने के फैसले पर रोक लगा दी है। 4 जुलाई को सीसीपीए ने नई गाइडलाइंस के जरिए रेस्टोरेंट में सर्विस चार्ज वसूलने पर रोक लगाई थी। इसके बाद नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया और फेडरेशन ऑफ होटल्स एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि अभी भी सर्विस चार्ज देना ग्राहक की मर्जी पर है। कोर्ट ने गाइडलाइंस पर केंद्र सरकार की ओर से जानकारी मांगी है। मामले की अगली सुनवाई 25 नवंबर को होगी। और शाम होते होते एक और खबर सुर्खियां बन गई। खबर आई कि सिंगर और कांग्रेस लीडर मूसेवाला के मर्डर में शामिल 4 शूटर्स को पंजाब पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। पंजाब पुलिस महानिदेशक ने इसकी पुष्टि की है। इसमें जगरूप रूपा और मनप्रीत मनु भी शामिल हैं जो फरार चल रहे थे। वहीं 2 बाकी बदमाशों की पहचान की जा रही है। हालांकि यह साफ नहीं है कि ये दोनों भी मूसेवाला की हत्या में शामिल थे या नहीं। अमृतसर जिले के अटारी गांव में पाकिस्तान की सीमा से सटे चिचा भकना गांव में यह मुठभेड़ करीब 6 घंटे तक चली। इस दौरान 30 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए हैं। मौके से AK-47 और पिस्टल भी बरामद हुई है। एनटीए यानी कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने गुरुवार को होने वाली जेईई मेन की परीक्षा की तारीख बदल दी है। अब यह परीक्षा 21 जुलाई की बजाय 25 जुलाई से शुरू होगी। एनटीए ने परीक्षा स्थगित करने का कोई कारण नहीं बताया। एनटीए ने कहा कि जेईई मेन का दूसरा सत्र 25 जुलाई से भारत के बाहर 17 शहरों समेत करीब 500 शहरों में स्थित विभिन्न केंद्रों पर शुरू होने जा रहा है। पहली प्रवेश परीक्षा 21 जुलाई से 30 जुलाई के बीच होनी थी। जिन स्टूडेंट्स ने जेईई सेशन 2 के लिए आवेदन किया था वो एनटीए जेईई मेन की आधिकारिक वेबसाइट से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। और इन खबरों के बीच एक और खबर दिन भर में सुर्खियों में रही। खबर आई कि हरियाणा के बाद अब झारखंड में एक पुलिस अफसर के वाहन से कुचलकर हत्या कर दी गई है। खबर के मुताबिक रांची के तुपुदाना इलाके में पिकअप वैन के ड्राइवर ने महिला दरोगा को कुचलकर मार डाला। घटना मंगलवार देर रात करीब 3 बजे की बताई जा रही है। रात 2 बजे एसआई संध्या टोपनो को सूचना मिली कि जानवरों से लदा एक पिकअप वैन उनके इलाके से निकलेगा। इसके बाद उन्होंने गाड़ियों की चेकिंग शुरू की। वो एक कार की चेकिंग के बाद पिकअप वैन को रुकवा ही रही थी, तभी वो उन्हें कुचलते हुए तेज रफ्तार से निकल गया। पुलिस ने वैन के ड्राइवर समेत 2 लोगों को पकड़ लिया है। और जैसा हमने हेडलाइंस में भी आपको बताया, उसी खबर से शुरुआत कर रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, कर्ज में डूबी किशोर बियानी की कंपनी फ्यूचर रिटेल दिवालिया घोषित हो गई है। एनसीएलटी मुंबई ने कंपनी के खिलाफ इंसॉल्वेंसी की अर्जी को मंजूर कर लिया है। इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी अनुराग शाह। अनुराग, बताइए पूरी खबर। देखिए, किशोर बियानी की कंपनी फ्यूचर रिटेल जो दिवालिया घोषित हो गई है और एनसीएलटी के द्वारा जो बैंक ऑफ इंडिया की पिटीशन थी, बैंक ऑफ इंडिया की जो अर्जी थी इंसॉल्वेंसी की प्रक्रिया को शुरू करने की, वो एनसीएलटी मुंबई ने मंजूर कर दी है। और इसके बाद अब दिवालियापन की जो प्रक्रिया है वो आगे शुरू हो जाएगी। जिस तरह से मैं बताना चाहूँगा कि पिछले 2 साल से ये जो फ्यूचर रिटेल जो है वो दिक्कतों में थी और रिलायंस के साथ एक डील भी हुई थी, लेकिन उस डील अभी कुछ वक्त पहले वो डील टूट गई थी। इसमें अमेजॉन का भी हिस्सा बन रहा था क्योंकि अमेजॉन ने फ्यूचर कूपन्स के अंदर हिस्सेदारी ली थी और फ्यूचर कूपन्स की फ्यूचर रिटेल के अंदर हिस्सेदारी थी, तो इनडायरेक्टली अमेजॉन के साथ भी काफ़ी लंबा विवाद चला। लेकिन अब जो एनसीएलटी के द्वारा इंसॉल्वेंसी मंजूर कर दी गई तो उसके बाद जो तमाम बाकी के विवाद थे वो साइड में हो जाएंगे और एनसीएलटी की प्रक्रिया ही जारी रहेगी। अमेजॉन ने अपनी दलील दी है कि फ्यूचर रिटेल के द्वारा आर्बिट्रेशन का अवार्ड नहीं माना गया है। ये अमेजॉन के द्वारा दलील दी गई है। लेकिन जो अब एनसीएलटी मुंबई के द्वारा अब इंसॉल्वेंसी की अर्जी मंजूर होने के बाद अब तमाम तरह की जो दलीलें हैं वो साइड में हो जाएगी, उनका कोई महत्व नहीं रहेगा
और इंसॉल्वेंसी की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो बाहर कर दिया गया है। अब जो रिजोल्यूशनल प्रोफेशनल है वो नियुक्त किया गया है। विजय कुमार वी अय्यर जो है वो इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल है, तो वो अब कंपनी का आगे का कामकाज देखेंगे। और अब दिवालिया कानून के अंतर्गत जो है बोलियां मंगाई जाएगी इस कंपनी को खरीदने के लिए। इंटरिम प्रोफेशनल जो है, रिजोल्यूशन प्रोफेशनल है, वो उसका पूरा संज्ञान लेंगे और आगे चल के ये जो प्रक्रिया है ये और आगे बढ़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग शाह इस तमाम जानकारी के लिए। आइए इस खबर के बाद अब शुरू करते हैं आज की हमारी कवर स्टोरीज। अमेज़न, फ्लिपकार्ट जैसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स का दबदबा कम करने के लिए अब सरकार मैदान में उतर आई है। जी हां, सरकार ने जिस तरह से भुगतान प्रणाली में यूपीआई की व्यवस्था लाकर क्रांति की थी, अब उसी तरह की क्रांति ई कॉमर्स में लाने की तैयारी है। और ये क्रांति लाई जाएगी ONDC यानी कि ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के जरिए। अब इस प्लेटफॉर्म से कैसे बड़े ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को चुनौती मिलेगी, पहले आपको ये बताते हैं। ONDC दरअसल में ये है क्या और कैसे काम करता है। तो ONDC ई कॉमर्स का एक ओपन नेटवर्क है, जैसे कि आपको नाम से ही इसका आभास हो रहा होगा। यानी कि इस प्लेटफॉर्म पर छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा कारोबारी अपना सामान बेच सकता है। यानी कि एक ही प्लेटफॉर्म पर आपको मशहूर से मशहूर ब्रांड और आपके घर के पड़ोस की किराने की दुकान का सामान भी दिख जाएगा और आप आसानी से उसे खरीद पाएंगे, वो भी ऑनलाइन। इस प्लेटफॉर्म के जरिए आप न सिर्फ सामान बल्कि खाना, टिकट समेत कई और चीजें भी ऑर्डर कर सकते हैं। ONDC को ई कॉमर्स का यूपीआई इसीलिए कहा जा रहा है। सरकार ONDC के जरिए छोटे रिटेलर्स और कारोबारियों को लेवल प्लेइंग फील्ड देने की कोशिश कर रही है। इसकी जरूरत क्यों पड़ी, ये भी आपको बताते हैं। दरअसल आज के वक्त में ऑनलाइन कॉमर्स में अमेज़न और फ्लिपकार्ट की डुओपोली है। इन मजबूत प्लेटफॉर्म्स के सामने छोटे और रिटेल कारोबारी तबाह न हो जाएं, इसलिए सरकार ने ONDC को लाया। अभी ONDC पर रजिस्ट्रेशन के लिए कोई चार्जेस नहीं है। ONDC की शुरुआत हो चुकी है और इस पर 19 शहरों के विक्रेता अपना सामान बेच रहे हैं। सरकार ने 15 अगस्त तक इस प्लेटफॉर्म पर 100 शहरों के विक्रेताओं को शामिल करने का लक्ष्य रखा है। ONDC से न सिर्फ छोटे कारोबारियों को फायदा मिलेगा बल्कि आम ग्राहकों को भी सामान सस्ती दरों पर दिया जाएगा। सेलर्स की संख्या ज्यादा होने का फायदा बेहतर प्राइसिंग के तौर पर मिलेगा। यही नहीं, ONDC के जरिए तमाम वस्तुएं स्थानीय स्तर पर उपलब्ध होंगी, लॉजिस्टिक लागत कम होगी, प्लेटफॉर्म पर शिकायतों का निपटारा करने के लिए भी एक प्रक्रिया बनाई जाएगी। इसलिए सरकार का सीधा हस्तक्षेप इसमें नहीं होगा, यानी कि सरकार आपको शिकायत निवारण के लिए सिस्टम देगी, लेकिन खरीदार और विक्रेता को शिकायत आपस में ही निपटानी होगी। स्नैपडील समेत कई प्लेटफॉर्म्स ONDC से या तो जुड़ रहे हैं या फिर जुड़ेंगे। सरकार का लक्ष्य ONDC को ई कॉमर्स का यूपीआई बनाने का है और यही वजह है कि सरकार लगातार नए प्लेटफॉर्म्स को इस मंच से जोड़ने के लिए जोर भी लगा रही है। आइए अब इस पर विस्तार से करते हैं चर्चा और इस वक्त हमारे साथ रिटेल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के CEO कुमार राजगोपालन साहब जुड़ चुके हैं। राजगोपालन सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो सर बिल्कुल एक आम कंज्यूमर के लिहाज से अगर समझें तो ONDC में एक आम कंज्यूमर के लिए क्या है, उसको क्या मिलेगा, फिर हम कारोबारियों की बात करेंगे। बिल्कुल, आपने प्रश्न ही सही किया हुआ है, क्योंकि ONDC जब आइडिया आया हुआ था, इसमें आइडिया ये था कि आम कंज्यूमर्स जो हैं, अगर कोई भी चीज खरीदना चाहें या कोई सर्विस लेना चाहें तो कहाँ पर देखते हैं, और अगर उनको कुछ लेना है तो ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ वे बहुत बड़े मार्केट प्लेस में ही जाएं। उनके लिए कुछ चीजें तो बगल में मिलता होगा और कुछ उनको भाव सही मिलेगा, या तो फिर उसके लिए भरोसा वाले जगह से मिलेगा माल, या तो फिर कम समय पे माल मिल सकता है। यही एक कोशिश रहा है इसमें। और ONDC के जरिए जो है बहुत सारे छोटे छोटे कारोबार, आजू बाजू के कारोबार, सभी लोग जुड़ सकते हैं, आसानी से जुड़ सकते हैं, क्योंकि सभी का स्टैंडर्ड एक ही जगह का है, एक ही प्लेटफॉर्म है। और इसी वजह से जो है कोई भी कस्टमर जो है, जो भी सामान के लिए ढूंढना चाहेंगे या कोई सर्विसेज के लिए ढूंढना चाहेंगे, उनके लिए आजू बाजू के लोग और बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स है, वो सबके जो है एक साथ में उनको दिखेगा। फिर कस्टमर के ऊपर है क्या खरीदना चाहेंगे, क्या नहीं खरीदना चाहेंगे। इसीलिए जो है ONDC बहुत अहम है।
और सभी छोटे मोटे रिटेलर्स के लिए भी बहुत बड़ा काम है इसमें, क्योंकि रिटेलर्स भी जो है आसानी से डिजिटल कॉमर्स कर पाएंगे। मैं वही पूछ रहा था सर कि आम कंज्यूमर के बाद अब कारोबारियों के लिए क्या इसमें सहूलियत रहेगी या फायदा इसमें होगा? कारोबारियों के लिए ऐसा है कि अगर एक कारोबार पहले किसी प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ना चाहता हो तो वो प्लेटफॉर्म का ही स्टैंडर्ड उन्हें वापरना पड़ता था। तो अगर कोई एक मार्केट प्लेस के साथ जुड़ गए तो दूसरे मार्केट प्लेस के पास अगर जुड़ना हो तो उसके लिए जो है उनको स्टैंडर्ड वापस बदल के उस मार्केट प्लेस की तरफ स्टैंडर्ड करना पड़ता था। इस हिसाब से जो है अलग अलग लोगों का अलग अलग स्टैंडर्ड था, और इसी वजह से एक कारोबार अपना माल अगर दिखाना चाहता हो मल्टीपल प्लेटफॉर्म में तो मेहनत बहुत था इसमें, और बड़े से 2-4 ही प्लेटफॉर्म इसमें जो है मूल्य रख रहा था। अब बात ये हुआ है कि छोटे छोटे अलग अलग तरीके का सेलर प्लेटफॉर्म भी इसमें काम करेंगे, छोटे व्यापारी भी अपना माल उसमें बता पाएंगे, और कस्टमर्स जो है बाजू के आइटम भी खरीद रहे हैं, इसीलिए छोटे व्यापारियों के लिए भी एक बहुत बड़ा इसमें काम आ जाएगा, क्योंकि वे एक ही स्टैंडर्ड में काम कर रहे हैं। एक साथ 10 डिफरेंट जो है प्लेटफॉर्म्स में भी अपना माल दिखा पाएंगे। ओके, तो ये एक बड़ी सहूलियत मिल गई कि मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पर एक साथ वो अपना माल दिखा पाएंगे। अब लेकिन सर, अब कहा यह जा रहा है कि अमेजॉन और फ्लिपकार्ट की जो ड्यूओपोली है उसको तोड़ने के लिए, उससे छोटे कारोबारियों को बचाने के लिए सरकार ने कदम उठाया है। लेकिन सर, अमेजॉन और फ्लिपकार्ट ने एक लंबा संघर्ष भी किया है, मेहनत भी की है वो भरोसा जगाने में। तो अब स्नैपडील भी आया, शॉपक्लू आया, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आए, नहीं चल पाए, वो इतना भरोसा नहीं जगा पाए। तो ये ओएनडीसी भरोसे का प्रतीक क्या बन पाएगा? देखिए, मेरे हिसाब से जो है ये अमेजॉन या फ्लिपकार्ट के ऊपर ही ये कुछ स्पेशल सा एक बना हुआ नहीं है। ये बिल्कुल एक सीधी सी बात है कि कोई भी व्यापारी अपना माल बेचना चाहे तो कितना आसानी से बेच पाएगा और कितने आसानी से वो डिजिटल कॉमर्स कर पाएगा। यही एक लक्ष्य लेकर के बनाया गया था, और ये इसलिए बनाया गया था कि जब आप देखेंगे, जब पूरा हमारे यहाँ पर लॉकडाउन था, तभी हम ये समझ रहे थे कस्टमर्स को कुछ चाहिए था, कोई आइटम बगल में कोई दुकान में होता था लेकिन उनको पता ही नहीं था कि दुकान में है। तो इसका जो एक ओपन नेटवर्क की वजह से अभी सभी को सब कुछ दिख पाएगा, इसीलिए ओपन नेटवर्क बनाया गया है। तो उसमें ये नहीं है कि बड़े प्लेटफॉर्म नहीं जुड़ पाएंगे, बड़े प्लेटफॉर्म भी वही स्टैंडर्ड यूज करके जुड़ पाएंगे। लेकिन बात ये है कि हम जब कस्टमर्स बन करके जाते हैं, जैसे आज मैं एक छोटा सा टेबल के ऊपर और एक टेबल लगाना चाहता था ताकि मैं खड़े रह करके आपसे बात कर सकूं, लेकिन मुझे बगल से कौन से दुकान में मिलेगा ये पता ही नहीं चल रहा था, क्योंकि अभी तक पूरा ओएनडीसी चल नहीं रहा है। लेकिन अगर पता होता तो मैं 3 मिनट के अंदर कोई ना कोई दुकान से मंगा लेता था वो वही सामान। तो यही एक सुविधा देने के लिए ओएनडीसी बना हुआ है। तो कभी समय का एक सुविधा है, कभी भाव का एक सुविधा है, और कभी भरोसे का सुविधा है इसमें। अच्छा, इसमें जो डिलीवरी एजेंट्स या डिलीवरी पार्टनर्स होते हैं वो कैसे तय होंगे? वो कौन बनाएगा? वो ये प्लेटफॉर्म के होंगे या वो रिटेलर्स के होंगे? वो उसका कुछ पता चल पाया? कुछ तो ऐसे डिलीवरी पार्टनर्स अपने आप जुड़ जाएंगे ओएनडीसी में। अच्छा। कि अगर आपने कोई माल मंगाया तो आप कस्टमर बोल करके भी आप भी चुन सकते हैं कि कौन सा डिलीवरी पार्टनर आपके यहाँ पर वो चीज पहुंचा सकता है। कोई चीजों में जो दुकानदार जो है वो टाई अप कर लेंगे कोई डिलीवरी पार्टनर के साथ, और दोनों मिलकर के जो है ओएनडीसी में आएंगे। तो ये नहीं है कि एक डिलीवरी पार्टनर सिर्फ एक के थ्रू ही आए। इसका फायदा ये है कि वो कभी दुकान के साथ आ सकते हैं, कभी अपने आप में आ सकते हैं, कभी कोई कस्टमर भी बोल सकता है मुझे ये डिलीवरी पार्टनर के थ्रू आप एक माल भेज दीजिएगा, तो ऐसा भी हो सकता है। तो चॉइस कस्टमर के पास है, चॉइस दुकानदार के पास है, अगर कस्टमर चॉइस नहीं करना चाहे, और कभी कभी जो है डिलीवरी पार्टनर भी अपने ओर से कुछ स्पेशल ऑफर दे भी सकता है। तो यही है इसका एक स्पेशलिटी कि सभी लोगों को अपना अपना एक स्पेशलिटी बताने का चांस मिलेगा। ओके, तो आप कह रहे हैं कि इसमें सबके लिए मौका है, इसमें कस्टमर के लिए, कारोबारियों के लिए, डिलीवरी पार्टनर को प्रोवाइड कराने वाले प्लेटफॉर्म्स के लिए, और दूसरे जो सर्विसेज वालों के लिए, पेमेंट सर्विसेज वाले वो भी आ सकते हैं, बोल सकते हैं आप इसका पैसा आप मेरे पेमेंट सर्विसेज के थ्रू पे कर दीजिए, यूपीआई से पे कर दीजिए। तो ऐसे अनेक तरीके के जितने भी लोग एक कारोबार के अंदर रहते हैं, कोई खरीदी करता है, कोई भी कस्टमर, उसमें जितने भी लोग आते हैं वो सब ओएनडीसी में जुड़ सकते हैं। डिलीवरी पार्टनर, ट्रांसपोर्ट एजेंट्स, कोई लोग ऐसे हैं जो कन्वेंस का काम करते हैं, सभी लोग आ सकते हैं इसमें। ओके, अब सबसे महत्वपूर्ण बात, जब ऑनलाइन का जो पूरा का पूरा तंत्र है, जो पूरा का पूरा इकोसिस्टम है,
अब उसमें सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि अगर आपके साथ कोई गड़बड़ी हो गई, कोई धोखा हो गया, या आपको सही सामान नहीं मिला, सही क्वालिटी का नहीं मिला, तो फिर अब प्राइवेट कंपनियों का अपना एक उसका भरोसा जगाने के लिए एक तंत्र बना हुआ है। अब ये काम अगर कुछ शिकायत अगर करनी हो, कुछ करना हो, तो ये कैसे हो? यहाँ ओएनडीसी में क्या इसका प्रावधान होगा? देखिए, इसके लिए जो है हमारे यहाँ पर वो ग्राहक के जुड़ते हुए बहुत सारे कायदे तो लागू हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारे कंज्यूमर अफेयर्स के थ्रू है, कानून तो पूरा स्तर अभी ऑलरेडी है। और जब तक आप ये समझे कि कौन है बेचने वाला, और अगर आप बेचने वाले को सही तरीके से आप उसके पास जा पाए, तो बाकी तो जो है, जो कंज्यूमर अफेयर्स का जितने भी लॉस है वो लागू हो जाता है। इसका फायदा ये है कि ओएनडीसी में आने से पहले जो है उनका सबका रजिस्ट्रेशन हो रहा है, और अगर रजिस्टर्ड सेलर है तो फिर आपको पता है सेलर आपके पास कौन है, आप तुरंत अपने सेलर के पास जाइए, बात कर लीजिए, और ठीक नहीं हुआ तो आपके पास लागू पूरे जितने भी नियम है इस देश के वो तो ही है। तो एक हम जब दुकान में जाकर के भी कुछ खरीदी करते हैं तो यही लागू होता है हमारे पास भी, कि अगर वो दुकानदार जो है सही सामान नहीं दिया तो हमारे पास बहुत सारे अपने कंज्यूमर राइट्स होता है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन राइट्स होता है, हम वो लेकर के आगे बढ़ सकते हैं। ठीक, तो यही एक फायदा है इसमें। चलिए, अब एक आखिरी सवाल, बहुत क्विक रिएक्शन में चाहूंगा सर इसमें। अब एक जो होता है ना, बहुत अच्छा कदम है ये, और ये अगर वाकई में सफल हुआ तो ये क्रांति होगा अपने आप में। लेकिन एक जब सरकारी चीज, जैसे ही हम बोलते हैं ना कि सरकारी चीज है, तो थोड़ा बहुत उसमें सरकार के हस्तक्षेप के कारण जो हर्डल्स आते हैं, उसमें अड़चने आती हैं, तो वो भी साथ में अब वो जुड़ा हुआ है, उसको कुछ कर नहीं सकते हैं। तो ये क्या इतना बड़ा ऑनलाइन स्ट्रक्चर है, और इसमें सरकारी हस्तक्षेप कहीं प्रोसेस को स्लो तो नहीं कर देगा, या थोड़ा उसमें कहीं प्रॉब्लम तो नहीं आएगी? नहीं, इसमें एक खासियत ये है कि ये जरूर सरकार ने सपोर्ट किया हुआ है, लेकिन ओएनडीसी जो है वो इंडिपेंडेंट बॉडी है। अच्छा। तो सरकारी बॉडी तो है ही नहीं, और नॉट फॉर प्रॉफिट बॉडी है, इंडिपेंडेंट बॉडी है। अभी जैसे हमारे जो यूपीआई है वो तो एनपीसीआई के थ्रू होता है, और उसमें सरकार करके आप बात नहीं कर सकते। इसी तरह जो है ओएनडीसी एक अलग सा कंपनी है, उसका वो नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है, और उसमें बहुत सारे बैंक्स ने जो है इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, उसमें सरकार का तो इन्वेस्टमेंट है भी नहीं है। तो इसीलिए जो है ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी के हिसाब से सरकारी से पूरी तरह जुड़ना सही नहीं है। ओके, यानी कि यूपीआई की तरह पीछे से बैकअप सरकार का होगा, लेकिन इंडिपेंडेंट एजेंसी की तरह ओएनडीसी काम करेगी, और ये इंश्योर करेगी कि ग्राहक हो या कारोबारी हो, सबके हित सुरक्षित रहे और सबको एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिले। बहुत बहुत शुक्रिया राजगोपालन सर, हमसे बातचीत करने के लिए और वक्त निकालने के लिए। थैंक यू सो मच। आइए अब बात अपनी धरती की कर लेते हैं, जो आजकल बदले की आग उगल रही है। जी हां, मौसम बदल रहा है, और इसके बदलने की रफ्तार अब कई गुना बढ़ चुकी है। मौसम की अतिरेकी चाल से अब हर कोई रूबरू हो रहा है। इसके भयानक परिणाम दिखने अब शुरू हो गए हैं। इस समय ब्रिटेन सहित तमाम यूरोपीय देशों में जानलेवा गर्मी पड़ रही है। आप सुन रहे होंगे, बीते एक हफ्ते से यूरोप के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में जंगलों में आग लगी हुई है। वो जंगल आग में राख हो रहे हैं। यूरोपीय देशों में तापमान ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। यूरोप में प्रचंड गर्मी से हाहाकार है। लोग गर्मी की मार से तड़प रहे हैं। जंगलों में आग लग रही है। ब्रिटेन, पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस इस हफ्ते रिकॉर्ड तोड़ गर्मी से जूझ रहे हैं। ब्रिटेन, स्पेन, पुर्तगाल जैसे देशों में पारा 40 डिग्री के पार पहुंच गया है। भीषण गर्मी से अब तक 1700 से ज्यादा लोगों की मौत भी हो चुकी है। यहां पड़ रही गर्मी सिर्फ लोगों के लिए ही नहीं, बल्कि बुनियादी ढांचे के लिए भी खतरनाक साबित हो रही है। हालात इतने खराब हैं कि ब्रिटेन में रनवेज तक पिघलने लगे हैं, इतनी गर्मी पड़ रही है। ब्रिटेन में भीषण गर्मी की वजह से स्कूल बंद कर दिए गए हैं। लोगों को घर से ही काम करने की सलाह दी जा रही है। इतनी गर्मी है कि वर्क फ्रॉम होम में डाल दिया गया है लोगों को। कई इलाकों में ट्रेन सर्विसेज प्रभावित हो रही हैं। कुछ ऐसा ही हाल स्पेन में भी है। यहां 70,000 हेक्टेयर जलकर खाक हो गया। इसकी वजह से तकरीबन 13,000 लोगों को घर छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाना पड़ रहा है। स्पेन में बढ़ती गर्मी की वजह से 10 से 17 जुलाई के बीच 678 लोगों की मौत रिपोर्ट हुई है। कुछ ऐसा ही हाल फ्रांस का है, पुर्तगाल का है, अमेरिका का है। अमेरिका में भी भीषण गर्मी से बुरा हाल है। यहाँ की बाइडेन सरकार अब क्लाइमेट चेंज इमरजेंसी लागू करने पर विचार कर रही है। जी हाँ, क्लाइमेट चेंज इमरजेंसी। और इसके लागू होने का मतलब यह है कि अमेरिका
क्रूड ऑयल का निर्यात रोक सकता है। रिन्यूएबल एनर्जी के लिए ज्यादा फंड एलोकेट करना पड़ सकता है। संयुक्त राष्ट्र ने यूरोप में लगी गर्मी की इस आग को चेतावनी बताया है। संयुक्त राष्ट्र ने इस भीषण गर्मी को लेकर चिंता जाहिर की है। यूएन ने कहा है कि जंगलों की आग और हीट वेव के चलते आधी मानवता सामूहिक आत्महत्या के मुहाने पर पहुंच जाएगी। यह स्थिति आ गई है और भविष्य में हीट वेव जैसी घटनाएं और बढ़ सकती हैं। यूरोप में पिछले कुछ वक्त से हीट वेव काफी ज्यादा बढ़ चुका है। वैज्ञानिक इसके लिए जलवायु परिवर्तन को जिम्मेदार मान रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि जलवायु परिवर्तन के चलते धरती काफी ज्यादा गर्म हो गई है और इससे अब हीट वेव के मामले काफी तेजी से और ज्यादा हो गए हैं। उन्होंने चेताया है कि भविष्य में हमें इससे भी खतरनाक हीट वेव्स के लिए तैयार रहना होगा। वैज्ञानिकों की माने तो आज जो हालात पैदा हुए हैं उसके लिए खुद हम इंसान ही जिम्मेदार हैं। पुर्तगाल की हेल्थ अथॉरिटी डीजीएस ग्राका फ्रीतास ने कहा है कि पुर्तगाल इस विकट मौसम का शिकार बनेगा। ये कभी सोचा नहीं गया था, कभी उन्होंने सोचा नहीं था ऐसा। उन्होंने ये भी कहा है कि हमें भविष्य के लिए अब तैयार रहना होगा। इस तरह का मौसम पुर्तगाल के लिए नया नहीं है, लेकिन इस बार इसकी भयावहता काफी ज्यादा है। वैज्ञानिक चेतावनी दे रहे हैं कि अगर अभी भी नहीं संभले तो हालात आने वाले दिनों में और खतरनाक हो सकते हैं। और इस पर अब चर्चा के लिए हमारे साथ पर्यावरणविद विमलेंदु झा जुड़ चुके हैं। विमलेंदु, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये सब क्या अप्रत्याशित सा है विमलेंदु कि हम यूरोप में गर्मी पर चर्चा कर रहे हैं, हम यूरोप की सड़कों के पिघल जाने पर चर्चा कर रहे हैं, हम एनवायरमेंट इमरजेंसी अमेरिका में इस पर चर्चा कर रहे हैं। ये सब कुछ अप्रत्याशित है विमलेंदु, या ये सब कुछ तय था और एक्सपेक्टेड था? देखिए, ये एक्सपेक्टेड था। अभी फोकस क्लाइमेट चेंज के ऊपर थोड़ा ज्यादा मिल रहा है, थोड़ी ज्यादा प्रेस कवरेज क्लाइमेट चेंज को मिल रही है, क्योंकि इस बार क्लाइमेट चेंज के घेरे में या क्लाइमेट चेंज के असर के घेरे में कुछ अमीर देश आए हैं। तो क्लाइमेट चेंज के बारे में तो पहले कुछ दशक पूरे विश्व ने इसको डिनाई करने में लगा दिया। इसके बाद ये अगर हम हीट वेव के बारे में बात करें या क्लाइमेट इवेंट्स के बारे में बात करें, तो भारत जैसे देश या फिर डेवलपिंग नेशंस जो है बहुत दिनों से, बहुत सालों से, बहुत वर्षों से क्लाइमेट इमरजेंसी को झेल रहे हैं। इस बार फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस, अभी तक जो है वेस्टर्न मीडिया या वेस्टर्न कंट्रीज क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट की कहानियां जब सुनते थे तो वो भारत जैसे देशों के बारे में सुनते थे, और इस बार उनको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करना पड़ रहा है कि 40 डिग्री टेम्परेचर या फिर फॉरेस्ट फायर या फिर इनकन्वीनियंस जो हम कहते हैं। कि बहुत साल पहले एक फिल्म बनी थी इनकन्वीनियंट ट्रुथ, जो क्लाइमेट चेंज के ऊपर बनी थी। तो एक हम ये कहेंगे कि ये तो होना ही था। इसका असर जो है, क्योंकि अगर आप देखें तो क्लाइमेट किसी पॉलिटिकल बाउंड्री के अनुसार ऑपरेट नहीं करता है। हमारी हवा, हमारा पानी, हमारी जलवायु जो है वो एक है, हमारी धरती एक है, भले ही पॉलिटिकल बाउंड्रीज देशों के बीच में हो। तो जिस तरह से, जैसे बहुत सारे साइंटिस्ट ने कहा है कि ये ह्यूमन इंड्यूस्ड डैमेज है, ये सारा का सारा डैमेज है। हम एक हीट वेव को या असमय बारिश को या क्लाउड बर्स्ट को हम बहुत बार एक प्राकृतिक दुर्घटना या फिर हम एक नेचुरल डिजास्टर बुला देते हैं। जिस तरह से अभी पिछले हफ्ते कुल्लू मनाली में हमारे देश में भी घटनाएं हुई हैं, केदारनाथ में जो घटना हुई है, बहुत बार हम कहते हैं कि एक नेचुरल डिजास्टर है। ये नेचुरल डिजास्टर नहीं है। जब इस तरह के क्लाइमेट इवेंट्स बार बार हों, अप्रत्याशित हों, उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाए और उनकी इंटेंसिटी बढ़ जाए, तो वैज्ञानिकों ने पहले ही कहा था कि इसी को क्लाइमेट चेंज कहते हैं। क्लाइमेट चेंज का मतलब ये नहीं होता है कि लोग एक दिन में गिर जाएंगे या पेड़ें नाश हो जाएंगी। उनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो बढ़ जाएगी। अगर आप दिल्ली में भी देखें, जिस तरह की बारिश और जिस तरह की ह्यूमिडिटी पिछले 4-5 दिनों से थी, वो वेट बल्ब एक्टिविटी जिसको कहते हैं या वेट बल्ब टेम्परेचर कहते हैं, वो सब क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट है और इसके लिए सिर्फ मानवता और सिर्फ मानवता जिम्मेदार है। बिल्कुल विमलेंदु, आपने बहुत सही कहा। और जो आप कह रहे हैं कि बिल्कुल भारत में तो हम बहुत सालों से मौसम की अतिरेक की चाल पर बातचीत भी कर रहे हैं। इस बार भी आप देखिए, एक तरफ बारिश हो रही है, उस तरफ यूपी के कुछ इलाकों में सूखा पड़ा हुआ है। बहुत फसलों को नुकसान ऑलरेडी हो चुका है। कहीं पर बादल फट रहे हैं, कहीं पर बारिश ज्यादा हो रही है तो कहीं पर हो ही नहीं रही है। तो ये सब बातें भारत के परिप्रेक्ष्य में सब जानी पहचानी सी लगती हैं, लेकिन जब हम वेस्टर्न वर्ल्ड की बात करते हैं, यूरोप की बात करते हैं, वहां पर यह सब होना अप्रत्याशित है। लेकिन विमलेंदु, जैसे कि आप कह रहे हैं, अब इन देशों के सहूलियत पर अब एक प्रश्न, एक थोड़ा सा कुठाराघात हुआ है। जो आपने बात कहा कि इनकन्वीनियंस इन लोगों को हो रहा है,
तो क्या ये जागेंगे, क्या ये मानेंगे कि पर्यावरण में परिवर्तन या जलवायु परिवर्तन एक सत्य है, एक हकीकत है? देखिए, सबसे पहले तो इन देशों को ये भी समझना होगा कि जलवायु परिवर्तन के मुख्य अपराधी अगर कोई हैं तो 7 विश्व के सबसे अमीर देश हैं। उनमें से कुछ देश वही हैं जहाँ पे अभी फॉरेस्ट फायर है या हीट वेव है, चाहे वो अमेरिका हो, यूके हो या यूरोप की तमाम कंट्रीज हों। क्लाइमेट चेंज का हिस्टोरिकल जो एमिटर हम कहते हैं, जितने भी स्टडीज आप आईपीसीसी की देखें, तो ये सारे जो डेवलप्ड नेशंस हैं उन्होंने हिस्टोरिकली फॉसिल फ्यूल को कंज्यूम करके हमारे ओवरऑल जो पर्यावरण है या वातावरण है या फिर टेम्परेचर है उसको बिगाड़ा है। अभी उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी अकाउंटेबिलिटी और ये रियलाइजेशन करना, इसको सुधार करने की भी जिम्मेदारी, चाहे वो डेवलप्ड नेशंस में हो या अपने देश में भी हो, उनकी जिम्मेदारी उनकी है। अगर आप क्लाइमेट समिट में जितनी भी बातें हुई हैं, चाहे वो पेरिस में हो या अभी ग्लासगो में जो उसमें भी देखें, तो बहुत बार कहा गया है कि तकनीक साथ ही साथ धन, मतलब फाइनेंशियल रिसोर्स और साथ साथ टेक्निकल रिसोर्स, तब तक डेवलप्ड कंट्रीज जो हिस्टोरिकल एमिटर्स और या हिस्टोरिकल पोल्यूटर्स रहे हैं, वो जब तक नहीं लेंगे ठीक नहीं होगी। और इस बार तो उनके खुद के ऊपर पड़ी है, तो शायद मुझे लगता है कि इस बार इसकी गंभीरता को समझ पाएंगे और साथ ही साथ इसको एक सामूहिक जिम्मेदारी, एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी मानना पड़ेगा और साथ ही साथ पूरे विश्व को एक कदम पीछे या एक कदम धीरे करना पड़ेगा। बिकॉज क्लाइमेट चेंज का सोल्यूशन सिर्फ एक है कि कुछ चीजें इरिवर्सिबल डैमेज में हम पहुंचा चुके हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको हम अभी भी अपने विकास की परिभाषा और विकास के दर दोनों जब तक हम कम नहीं करेंगे तब तक परिवर्तन नहीं आएगा। और अभी ये सिर्फ शुरुआत है, ये पहली बार ऐसी घटना है जो हम देख रहे हैं कि यूरोप में और अमेरिका में हो रही है और बहुत सारे साइंटिस्ट यही कह रहे हैं कि ये और बढ़ने वाला है, ये और इंटेंसिफाई होने वाला है वहाँ। और साथ ही साथ भारत जैसे देश में की पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, हमारी एनर्जी के ऊपर डिपेंडेंस बहुत ज्यादा है और साथ ही साथ हमारे जो सेक्टर्स है, अगर आप देखें तो असमय बारिश, आउटबर्स्ट, बहुत सारी चीजों का इम्पैक्ट हमारे एग्रीकल्चर और हमारी इकोनॉमी पे डायरेक्ट पड़ता है और गरीबों को सब खासकर जो है क्लाइमेट चेंज ज्यादा इफेक्ट करता है। तो भारत को भी एब्सोल्युटली जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं उन पर एनवायरमेंट चेंज के, जलवायु परिवर्तन के जो इम्पैक्ट होते हैं वो या तो बहुत देर से आते हैं या फिर नहीं आते, वो बचा ले जाते हैं अपने आप को अपने संसाधनों की बदौलत, अपनी हैसियत की बदौलत। लेकिन असली मार जो पड़ती है वो गरीब पर पड़ती है और दुनिया के गरीब देश, दुनिया के गरीब लोग सबसे ज्यादा शिकार होते हैं जलवायु परिवर्तन का। और जो विमलेंदु कह रहे हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, कि अब ये आग पहुंची है उन देशों के घर तक जो सबसे बड़े जिम्मेदार रहे हैं, लेकिन अपने रसूख और संसाधनों और अपने रीच के कारण ये लोग हमेशा से या तो डिनायल मोड में रहे या फिर अपने आप को बचा ले जाते थे। अब ये आग उनकी दरवाजे तक पहुंच चुकी है। तो क्या ये देश जागेंगे? सामूहिक जिम्मेदारी की बात विमलेंदु ने कही। मैं कहता हूं पहले इंडिविजुअल जिम्मेदारी, खुद की जिम्मेदारी, एक एक देश की जिम्मेदारी पहले तय होनी चाहिए, उसके बाद ये कलेक्टिव जिम्मेदारी तक आए तो शायद बात बने। बहरहाल उम्मीद करते हैं कि धरती का ये जो बदले की आग है ये जल्द शांत हो, कैसे भी हो लेकिन शांत हो। उसके लिए जो भी कदम उठाए जाने हों वो उठाए जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया विमलेंदु जी हमसे बातचीत करने के लिए और वक्त निकालने के लिए। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं पड़ोसी देश श्रीलंका की। अपने अब तक के सबसे बुरे दौर से गुजर रहे श्रीलंका को आखिरकार एक नया राष्ट्रपति मिल गया है। आज सुबह हुए मतदान में रानिल विक्रमसिंघे को राष्ट्रपति पद की कमान सौंप दी गई है। श्रीलंका में राष्ट्रपति जरूर बदला है लेकिन हालात अभी भी जस के तस हैं। ऐसे में देखना होगा कि नए राष्ट्रपति क्या इन चुनौतियों से पार पा सकेंगे। इस रिपोर्ट में देखिए। आर्थिक संकट ने श्रीलंका की कमर तोड़ दी है। पुरानी सरकार को जनता ने उखाड़ फेंक दिया है और रानिल विक्रमसिंघे को नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। नए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए 20 जुलाई यानी आज वोटिंग हुई। राष्ट्रपति पद के लिए मुकाबला 3 उम्मीदवारों के बीच था। रानिल विक्रमसिंघे, जलास अल्लापेरुमा और अनुराकुमारा दिसानायके। तीनों में से विक्रमसिंघे ने बाजी मार ली। श्रीलंका में 1978 के बाद से पहली बार
राष्ट्रपति का चुनाव सांसदों द्वारा गुप्त मतदान के जरिए हुआ। श्रीलंका में फिलहाल आपातकाल लागू है। आर्थिक संकट में सुधार के कोई आसार अभी नजर नहीं आ रहे हैं। अब जब रानिल विक्रमसिंघे राष्ट्रपति बन चुके हैं तो क्या वो श्रीलंका की सूरत बदलने में कामयाब होंगे? इस सवाल का जवाब आने वाला वक्त देगा। लेकिन रानिल विक्रमसिंघे का राजनीतिक अनुभव इसमें अहम भूमिका निभा सकता है। रानिल विक्रमसिंघे श्रीलंका की राजनीति में काफी लंबे समय से एक्टिव हैं। वो 6 बार श्रीलंका के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। वो यूनाइटेड नेशनल पार्टी के प्रमुख रहे हैं। 1977 में पहली बार सांसद बने थे और 1993 में पहली बार श्रीलंका के प्रधानमंत्री बने। विक्रमसिंघे श्रीलंका के उप विदेश मंत्री, युवा और रोजगार सहित कई बड़े पदों का कार्यभार संभाल चुके हैं। रानिल विक्रमसिंघे के पास भले ही लंबा राजनीतिक अनुभव है, लेकिन जो आर्थिक संकट खड़ा है वो उनके लिए भी काफी नया है। अगर विक्रमसिंघे स्थायी सरकार बनाए रखने में कामयाब रहते हैं तो वैश्विक वित्तीय संस्थाओं की तरफ से मदद की उम्मीद जरूर है। IMF जैसे बड़े वित्तीय संस्थानों से मदद लेकर श्रीलंका अपने आर्थिक संकट को कम करने की कोशिश कर सकता है। श्रीलंका के बिगड़े हालात को लेकर एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह मौजूदा संकट ज्यादा समय तक नहीं रहेगा। नई सरकार बनने के बाद श्रीलंका संकट के समाधान की संभावना ज्यादा है। सरकार की पहली कोशिश लोगों के बीच नई सरकार के प्रति विश्वास पैदा करना होगा और उसके बाद पर्यटन उद्योग को खड़ा करने पर काम करना होगा। श्रीलंका में विदेशी मुद्रा भंडार की भारी कमी के चलते खाद्य उत्पादों, ईंधन और दवाओं जैसी जरूरी चीजों के आयात पर बुरा असर पड़ा है। विदेशी लोन 50 अरब अमेरिकी डॉलर से ज्यादा हो गया है। ऐसे में श्रीलंका के नए राष्ट्रपति के सामने कई चुनौतियां हैं और इन चुनौतियों को खत्म करने में सरकार को लंबा वक्त लग सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ब्रिटेन के पूर्व वित्त मंत्री ऋषि सुनक प्रधानमंत्री की दौड़ में सबसे आगे चल रहे हैं। मंगलवार को कंजर्वेटिव सांसदों ने ब्रिटेन का नया प्रधानमंत्री चुनने के लिए चौथे राउंड की वोटिंग की। इसमें भी सुनक को सबसे ज्यादा वोट मिले हैं। इस वोटिंग में 118 सांसदों ने सुनक के पक्ष में वोटिंग की। वहीं पेनी मॉर्डौट को 92 और लिज ट्रस को 86 वोट मिले हैं। जब तक 2 दावेदार नहीं बच जाते तब तक कंजर्वेटिव पार्टी के सांसद वोटिंग करते रहेंगे। ब्रिटिश मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आखिरी 2 उम्मीदवारों के तौर पर लिज ट्रस और ऋषि सुनक ही सामने आएंगे। सुनक को बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर माना जाता है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष पर अभी तक कोई आधिकारिक परिणाम सामने नहीं आया है, लेकिन इसी बीच अमेरिकी खुफिया विभाग ने रूस पर यूक्रेन के कुछ हिस्सों पर कब्जा जमाने की योजना बनाने का आरोप लगाया है। अमेरिका का आरोप है कि रूस क्रीमिया के अपने अधिग्रहण की तरह ही रणनीति बनाकर खुद में यूक्रेन के कुछ और क्षेत्रों को शामिल करना चाहता है। अमेरिका के मुताबिक रूस जनमत संग्रह का दिखावा इसलिए करेगा ताकि यह साबित कर सके कि यूक्रेन के लोग रूस में शामिल होने को लेकर सहमत हैं। इस तरह रूस यूक्रेनी क्षेत्र पर कब्जे का दावा करने की कोशिश करेगा। इंसान अगर कुछ करने की ठान ले तो उसे वो काम करने से कोई रोक नहीं सकता। यह साबित कर दिखाया है इटली के 98 साल के एक शख्स ने। इटली के गियुसेप्पे पैटर्नो 98 साल की उम्र में ग्रेजुएशन करने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति बन गए हैं। टाइपराइटर पर तेजी से उंगलियां चलाने वाले ये हैं इटली के गियुसेप्पे पैटर्नो। हालांकि उम्र 98 साल है, लेकिन फुर्ती किसी नौजवान से कम नहीं है। ये आज भी तेजी से टाइप कर लेते हैं, जबकि आज की पीढ़ी ने इस तरह का टाइपराइटर शायद देखे भी ना हो, क्योंकि जमाना कंप्यूटर पर चढ़कर तेजी आगे जो भाग रहा है। गियुसेप्पे पैटर्नो ने अपनी जिंदगी में बेहद मुश्किल भरा वक्त देखा है। बचपन में गरीबी देखी, युद्ध देखा और हाल ही में कोरोना वायरस महामारी देखी। लेकिन इतना सब कुछ होने पर भी 98 साल की उम्र में ये इटली के सबसे उम्रदराज ग्रेजुएट भी बन गए हैं। गियुसेप्पे पैटर्नो ने इतिहास और दर्शन शास्त्र में ग्रेजुएशन किया। वे खुद को सामान्य व्यक्ति ही मानते हैं। गियुसेप्पे पैटर्नो ने जुलाई 2020 में 96 वर्ष की उम्र में पालेर्मो यूनिवर्सिटी से इतिहास और दर्शन शास्त्र की डिग्री के साथ स्नातक की उपाधि भी हासिल की। 2 साल बाद इस बार 2022 में भी पैटर्नो ने अपनी काबिलियत साबित कर दी। 1923 में जन्मे गियुसेप्पे पैटर्नो ने सिसिली के एक गरीब परिवार में जन्म लिया। एक युवा के तौर पर वे कभी यूनिवर्सिटी नहीं जा सके। दरअसल गियुसेप्पे पैटर्नो ने 20 साल की उम्र से द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नौसेना में सेवा के बाद रेलवे कर्मचारी बन गए। पैटर्नो ने 90 के दशक में
इतिहास और दर्शन शास्त्र में स्नातक की डिग्री लेने के लिए पलेर्मो विश्वविद्यालय में दाखिला लिया और खुद से कहा, मैं कभी हारूंगा नहीं। 23 साल की उम्र में पैटर्नो की शादी हुई और उनके 2 बच्चे हैं। साथ ही पैटर्नो के 4 पोते पोतियों में से 3 के पास इसी पैलेर्मो यूनिवर्सिटी की डिग्रियां भी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हमारे ऑपरेशन डीमैट डाका ने हर जगह खलबली मचा दी है। एनएससी ने मामले की जांच तेज कर दी है। पुलिस ने भी 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। औरों की तलाश की जा रही है। मार्केट रेगुलेटर सेबी तक भी बात पहुंच गई है। सोशल मीडिया पर तो हर तरफ इसकी चर्चा है। ट्विटर पर तकरीबन 5 करोड़ इंप्रेशंस हमारे इस प्रोग्राम को मिल चुके हैं। हमारी पूरी कोशिश होगी हिंदुस्तान में कोई भी ऐसा ट्रेडर या इन्वेस्टर ना हो जिन्हें इस तरह के साइबर फ्रॉड की वजह से अपना नुकसान करना पड़े। जी बिजनेस ने ऑपरेशन डीमैट डाका क्या दिखाया, सोशल मीडिया पर छा गया। ट्विटर पर करीब 4 करोड़ इंप्रेशन मिले हैं। एनएससी से लेकर पुलिस तक हरकत में आ गई है। निवेशकों के हितों की सुरक्षा के लिए एनएससी ने न केवल जांच तेज कर दी, बल्कि मुंबई पुलिस ने मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ भी कर रही है। गिरफ्तार आरोपियों में 3 मुंबई और 2 अहमदाबाद से हैं। ऑपरेशन डीमैट डाका दिखाए जाने के बाद ट्विटर पर निवेशकों के सवाल जवाब की मानो बाढ़ आ गई है। हमने एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते डीमैट डकैतों के मोडस ऑपरेंडी को आप सबके सामने रख दिया ताकि आप सजग और सचेत रहें। लेकिन डीमैट डकैतों के खिलाफ हमारी ये जंग यहीं खत्म नहीं होगी। जब तक हम इस लड़ाई को अंजाम तक नहीं पहुंचाएंगे, चुप नहीं बैठेंगे। जी बिजनेस जो मुहिम चला रहे हैं बहुत अच्छी चला रहे हैं। इसकी वजह से लोगों को अवेयरनेस हो रहा है। अगर ये लोगों को अवेयरनेस होएगा तो ये काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। और ये काम जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। आपकी मर्जी के बगैर कोई आपके डीमैट खाते से सभी शेयरों को बेचकर उसकी जगह ऊंची कीमत पर कचरा शेयर भर दे तो सोचिए आप पर क्या गुजरेगी। लेकिन ऐसा ही हुआ है। हजारों निवेशकों ने जिरोधा ब्रोकिंग फर्म को टैग कर ट्विटर पर डीमैट डकैतों के खिलाफ गुस्सा निकाला है। सोशल मीडिया पर हमारी इस मुहिम को भरपूर साथ मिला है। लोगों ने जी बिजनेस की मुहिम ऑपरेशन डीमैट डाका की जमकर तारीफ की है। आप सोशल मीडिया पर #डीमैट डाका लिखकर हमसे जुड़ सकते हैं और अपनी समस्या कह सकते हैं। ऑपरेशन डीमैट डाका का असर ये रहा कि जिरोधा भी हरकत में आ गया। उसने अपने क्लाइंट्स को साइबर हमलों से बचाव के उपाय बताए हैं, जिसके तहत 2 बार वेरिफिकेशन करने के बाद ही डीमैट खाते में लॉगिन हो सकेगा। लॉगिन के बाद 6 अंकों के पिन के साथ ऑथेंटिकेशन TOTP होने के बाद ही पेनी शेयर और इललिक्विड ऑप्शन में ट्रेडिंग की जा सकेगी। साथ ही जिरोधा ने किसी को भी डीमैट खातों की जानकारी साझा नहीं करने की बात कही है। साथ ही अपने कमजोर पासवर्ड वाले ईमेल को डीमैट खाते से नहीं जोड़ने की भी बात कही है। एक बार हम फिर से आपको बताते हैं कि कैसे आपके डीमैट अकाउंट्स पर ठगों की नजर है और किस तरह से वो आपकी गाढ़ी कमाई में सेंध लगा रहे हैं। दरअसल एनी कॉलर ऐप की मदद से डीमैट डकैत आपका ब्रोकर बनकर आपको फोन करते हैं। आपकी निजी जानकारियों को वो साझा कर आपका भरोसा जीतते हैं। आपसे ईमेल, फोन नंबर या एड्रेस में बदलाव के संबंध में पूछते हैं। जैसे ही आप हाँ कहते हैं, उनके भरोसे में आते हैं। अगर कोई इस झांसे में नहीं आता है तो वो KYC के नाम पर आपसे OTP मांगते हैं। इसके अलावा फॉरगेट पासवर्ड के जरिए भी डीमैट डकैत आपको चूना लगाने से नहीं चूकते। निवेशक की थोड़ी भी लापरवाही भारी पड़ जाती है। ऐसे में समझना जरूरी है कि किसी से भी OTP को कतई साझा न करें। आशंका होने पर अपने ब्रोकर से संपर्क करें। अपने डीमैट खाते के पासवर्ड को मजबूत बनाएं और इसे बार बार बदलते रहें ताकि आपका डीमैट खाता सेफ एंड सिक्योर रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और जी बिजनेस ने ये डीमैट डाका ऑपरेशन कैसे अंजाम दिया, कैसे इन हैकर्स का पता लगाया, ये पूरी बात भी आपको बताते हैं। और इसके लिए मेरे सहयोगी आशीष चतुर्वेदी आपको पूरी डिटेल देंगे। देखिए, हमारी इन्वेस्टिगेशन का बड़ा असर हुआ है। मुंबई पुलिस की साइबर टीम ने 5 लोगों की गिरफ्तारी की है। 5 लोगों में से 3 लोग ऐसे हैं जो मुंबई से पकड़े गए हैं और 2 लोगों का ताल्लुकात जो है अहमदाबाद से किया जा रहा है। 5 लोगों की टोटल गिरफ्तारी हुई है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब पुलिस के साथ एक्सचेंजेस हो या ब्रोकर, सबके सब हरकत में आते हुए नजर आ रहे हैं। एक इंटरेस्टिंग केस था, जो 3 हमारे पास पीड़ित आए थे, सबको हमने उनके काम के हिसाब से इनकी पहचान दी थी क्योंकि इनकी आइडेंटिटी हमें गोपनीय रखनी थी। तो इनमें से एक ऐसे थे जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं
और उनका अगर आप देखें तो केस अब काफी हद तक स्पीड अप हो रहा है। इनके डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं, इनके साथ इनकी 1-on-1 मीटिंग हुई है। साथ में एनएसई ने भी कहा है कि इनके केस को दोबारा जो है रीओपन किया जाएगा, वहां पर जांच होगी और एनएसई जो काउंटर पार्टी की डिटेल्स है वो पुलिस को सौंपेगी। तो आगे जाकर हो सकता है कि जो 5 लोग पकड़े गए हैं इसका जो आंकड़ा है आपको और भी बढ़ता हुआ नजर आए। काफी हद तक देखिए जो साइबर सिक्योरिटी के लिए जो हम अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं इसमें हम कामयाब हुए और इसका असर देखने को मिला। ट्विटर पर देखें तो 4 करोड़ से ज्यादा जो इंप्रेशंस हैं हमारे इस शो के दौरान देखने को मिले और जो ट्विटर यूजर्स हैं इन्होंने डिस्काउंट ब्रोकरेजेस के लिए देखिए अपनी मांग कही है कि वो जी बिजनेस के प्लेटफॉर्म पर आकर अपनी बात रखें और कैसे जो खाता धारक हैं इनकी साइबर सिक्योरिटी की किस प्रकार से गारंटी ली जाती है, किस प्रकार से ब्रोकरेजेस इसके ऊपर काम कर रहे हैं। इसके लिए भी अगर आप देखें तो काफी सारे हमारे जो दर्शक हैं और साथ में इन डिस्काउंट ब्रोकरेजेस के जो ग्राहक हैं इन्होंने कहा है कि आप इस फोकस कीजिए साइबर सिक्योरिटी के ऊपर और जी बिजनेस वाले प्लेटफॉर्म पर जब आएं और अपनी बात को सामने रखें तो रीच काफी ज्यादा थी। 4 करोड़ से ज्यादा इंप्रेशन यहाँ पर देखने को मिले और 5 जो आरोपी पकड़े गए और मेरे पुलिस सोर्सेज से मुझे पता चल रहा है कि आगे आपको ये आंकड़ा जो है और बढ़ता हुआ नजर आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दिल्ली हाई कोर्ट ने होटल और रेस्टोरेंट को सर्विस चार्ज पर बड़ी राहत दे दी है। कोर्ट ने केंद्र सरकार की ओर से सर्विस चार्ज हटाने के फैसले पर रोक लगा दी है। 4 जुलाई को सीसीपीए ने नई गाइडलाइंस के जरिए रेस्टोरेंट्स में सर्विस चार्ज वसूली पर रोक लगाई थी और इसके बाद नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया और फेडरेशन ऑफ होटल्स एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि अभी भी सर्विस चार्ज देना ग्राहक की मर्जी पर है, लेकिन कोर्ट ने गाइडलाइंस पर केंद्र सरकार से और जानकारी मांगी है और इसीलिए अब इस मामले की अगली सुनवाई जो है वो 25 नवंबर को होगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए सरकार नए नियम लाने जा रही है। ईवीज में सुरक्षा के लिए साउंड अलर्ट जरूरी होगा। कम स्पीड पर चलने के दौरान अलग आवाज आएगी। इसके लिए गाड़ी बनाने वाली कंपनियों को व्यवस्था करनी होगी। 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर गाड़ियों में विशेष साउंड अनिवार्य होगा। इसका फाइनल ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है और ड्राफ्ट के मुताबिक पैदल चलने वालों को आवाज अलर्ट करेगी ताकि किसी भी तरह की दुर्घटना को टाला जा सके। दरअसल होता क्या था, देखिए ईवीज जब स्लो स्पीड पर चलती हैं तो कोई आवाज नहीं होती। ऐसे में एक्सीडेंट्स के चांसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि सामने वाला अलर्ट ही नहीं हो पाता। लेकिन अगर गाड़ी से आवाज आएगी तो आसपास के लोग सतर्क हो जाते हैं और ऐसे में एक्सीडेंट होने की संभावना कम हो जाती है। क्या आप जानते हैं कि 3 सालों के भीतर तकरीबन 4 लाख भारतीयों ने भारत की नागरिकता छोड़कर दूसरे देशों की नागरिकता ले ली है। जी हां, ये आंकड़े खुद सरकार ने संसद में दिए हैं। आखिर भारतीय अपने देश की नागरिकता क्यों छोड़ रहे हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। हाल ही में नागरिकता संशोधन कानून के तहत सरकार ने पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में रहने वाले नॉन मुस्लिम अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान किया था। इस कानून के बनने के बाद अफगानिस्तान और पाकिस्तान से कुछ हिंदू, ईसाई और सिख अल्पसंख्यक भारत आए हैं। लेकिन आपको जानकर यह हैरानी होगी कि जितने लोग बाहर से भारत आए हैं उससे कई गुना ज्यादा भारतीय देश छोड़कर दूसरे देशों की नागरिकता ले रहे हैं। संसद के मानसून सत्र में सरकार ने भारतीयों की ओर से नागरिकता छोड़ने से जुड़े आंकड़े पेश किए तो लोग चौंके बिना रह नहीं सके। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक साल 2019 से 2021 के बीच नागरिकता छोड़ने वाले भारतीयों की तादाद 3,92,643 थी। इसमें साल 2019 में 1,44,017 लोगों ने नागरिकता छोड़ी, जबकि 2020 में 85,256 भारतीयों और सबसे ज्यादा साल 2021 में 1,63,370 नागरिक अपना देश और यहाँ की नागरिकता छोड़ चुके हैं। आंकड़े बताते हैं कि सबसे ज्यादा भारतीयों ने अमेरिकी नागरिकता ली है। साल 2019 से 2021 के बीच 1,70,795 भारतीयों को अमेरिका ने अपने देश में नागरिकता दी है। इसमें साल 2019 में 61,683 भारतीय, साल 2020 में 30,828 भारतीय और साल 2021 में 78,284 भारतीयों को अमेरिका ने नागरिकता दी है। भारत छोड़कर अमेरिका में बसने के अलावा कुछ और देश हैं जहां भारतीय नागरिक जा बसे हैं।
ऑस्ट्रेलिया में 58,391, कनाडा में 64,071, ब्रिटेन में 35,435, जर्मनी में 6,690, इटली में 12,131, न्यूजीलैंड में 8,882 और पाकिस्तान में 48 भारतीयों ने नागरिकता ली है। भारतीय नागरिक अपना देश क्यों छोड़ रहे हैं, इसके पीछे सरकार ने लोगों के व्यक्तिगत कारणों का हवाला दिया है। हालांकि माना यही जाता है कि बेहतर जिंदगी और रोजगार की तलाश में लोग दुनिया के विकसित देशों का रुख करते हैं और फिर वहीं बस जाते हैं। ये जानना भी जरूरी है कि किसी देश की नागरिकता मिलना बेहद जटिल और समय लेने वाली प्रक्रिया है। पिछले 3 सालों में अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन जैसे देशों में नागरिकता के जो आंकड़े सामने आए हैं वो ऐसे लोगों के होंगे जो दशकों से इन देशों में बसे हुए हैं या इन देशों के नागरिकों से शादी कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बात अब बाजार की कर लेते हैं। अमेरिकी बाजारों से मिले अच्छे संकेतों के दम पर आज भारतीय बाजार शानदार बढ़त पर खुले। निफ्टी ने 16,500 के ऊपर शुरुआत की। एफआईआई की ओर से कैश बाजार में खरीदारी आती दिखी। बाजार ने कच्चे तेल में आई बढ़त को बाजार ने नजरअंदाज किया। बैंक निफ्टी भी 36,000 के पार खुला और काफी वक्त तक टिका भी रहा। आखिरी घंटे में बैंक निफ्टी में बिकवाली आती दिखी। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 630 अंक बढ़त के साथ 55,397 के लेवल पर बंद हुए। निफ्टी 180 अंक बढ़कर 16,521 के स्तर पर बंद होने में कामयाब रहा। और जरा फटाफट से अमेरिकी बाजारों का हाल भी देख लेते हैं। तो आप देखिए हरे निशान में फिलहाल कारोबार होता हुआ नजर आ रहा है। हल्की बढ़त डाउ जोन्स में 64 अंकों की बढ़त के साथ 31,890 के स्तर पर डाउ जोन्स कारोबार कर रहा है, बेहद हल्की बढ़त। लेकिन नैस्डैक में आप देखिए अच्छी खासी तेजी, लगभग 1.5% की तेजी 172 अंकों के उछाल के साथ 11,884 के स्तर पर नैस्डैक कारोबार कर रहा है और लगभग आधा % तेज होकर 3,962 के स्तर पर S&P में भी कारोबार हो रहा है। और कल किस तरह के हमारे बाजार रह सकते हैं, इस पर बातचीत के लिए सेठी फिनमार्ट के MD विकास सेठी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सेठी सर, बहुत बहुत स्वागत। बाजार में सर आज हरियाली रही, अब कल एक्सपायरी है, क्या उम्मीद रखें? नहीं, बिल्कुल दीपक, देखिए पिछले 3 दिनों में हमने एक धुआंधार तेजी बाजार में देखी है। कल इसका पूरा श्रेय कल जो अमेरिकी बाजार में एक शानदार तेजी देखी गई, तो उसके कारण से हम आज सुबह से ही अच्छे थे। और फिर जो सरकार की तरफ से रिलायंस के लिए जो एक पॉजिटिव खबरें आई, जिसमें रिलायंस में एक अच्छी बढ़त थी और उसके कारण से भी निफ्टी को काफी सपोर्ट मिला। फिर IT कंपनी ने अच्छा किया, TCS वगैरह ने। मुझे लगता है ये जिस तरह का माहौल में सुधार हुआ है और फिर FIIs के आंकड़े बहुत महीनों बाद कंटिन्यूस पिछले 3 दिनों से कैश मार्केट में खरीदारी के आंकड़े आ रहे हैं, तो डेफिनेटली सेंटिमेंट पॉजिटिव है। मुझे लगता है ये जो तेजी है अभी इसमें लेग्स है, तो कल भी तेजी के लिए प्ले करना है। और मेरी राय में अगर कोई इंट्राडे कोई करेक्शन आता है तो वो एक खरीदारी करने का मौका होगा अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स में। बहुत बहुत शुक्रिया सेठी सर इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए, तो ये था हमारा आज का इंडिया 360। बहुत बहुत शुक्रिया। कोई राय, कोई सुझाव हो तो हमको जरूर भेजिएगा। हैशटैग याद रखिए, #ZIndia360। और हमारे शो को बिजनेस जगत का नंबर 1 प्राइम टाइम शो बनाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।